एक दोस्त की शादी हो जाती है। उससे दूसरा दोस्त कहता है कि तेरी शादी तो हो गई लेकिन तूने अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कराई। जब इस तरह उसने कुछ तंजिया वाले अंदाज में कहा, तभी वो साथ साथ ये भी कहता है, हम तुम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, हमेशा साथ साथ खेले हैं, लेकिन जब से शादी हुई है तो बिल्कुल पराया सा हो गया है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि चल तेरी भाभी है, अभी मुलाकात करा देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। फिर वो अपने दोस्त को सीधे अपने घर पर लेकर जाता है। फिर अपनी पत्नी से उसका अपना इंट्रोडक्शन कराता है। इंट्रोडक्शन कराने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि यही मेरा खास दोस्त है, इसके अलावा और मेरा कोई खास दोस्त नहीं है। बस इतना था। इसके बाद वो दोस्त अपने घर चला जाता है। उसके बाद दोस्त का आने और जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उसका इतना ज्यादा आना जाना बढ़ गया था, चाहे दोस्त हो या ना हो, लेकिन वो उसकी पत्नी के पास जाता था। उसके पास बहुत देर तक बैठकर बातचीत करता था। कई बार तो ऐसा भी हो जाता था कि दरवाजा बंद हो गया। दोस्त और उसके जो दोस्त की पत्नी होती है, वो दोनों ही आराम से बैठे रहते थे। इस घर के मुखिया को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर समझाया। कहा कि बेटा, जब शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी से किसी गैर मर्द से मुलाकात नहीं कराते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कभी भी अपने दोस्त से अपनी पत्नी की मुलाकात मत कराना, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो बहुत देर तक कमरे के अंदर रहते हैं। ऐसा फील होता है कि उन दोनों के आपस में एक दूसरे से संबंध ना बन गए हों। जैसे ही अपने बेटे को बाप ने समझाया तो बेटा कहता है कि मुझे खुद ऐतराज नहीं है, मेरे दोस्त के आने पर आप क्यों ऐतराज करते हैं। पिता को ये बात बहुत अटपटी लगती है, अजीब लगती है। बाप अपने बेटे को समझा रहा था, लेकिन बेटे ने ही उल्टा बाप को समझाना शुरू कर दिया। बात आई गई हो जाती है, उसके बाद फिर से समझाया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि घर के अंदर दरवाजा बंद है और दोस्त अंदर है, उसकी जो पत्नी है वो भी अंदर है। इस तरह की बात थी। आखिरकार बाप ने बेटे को बहुत ही ज्यादा गुस्से के लहजे में समझाते हुए कहा, यार अगर आज के बाद तुम्हारा दोस्त अगर घर के अंदर आएगा तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी पत्नी को भी बाहर निकाल दूंगा। इस तरह की बात थी। आखिरकार उसने कहा कि मेरा दोस्त हमेशा हमेशा ही यहाँ पर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसको अलग कर दिया, यानी वो अपने परिवार का हिस्सा नहीं, परिवार से बिल्कुल अलग है। बस ये फैसला लेना था। इस फैसले लेने के बाद कुछ ऐसा इतिहास बन जाता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। संभवतः आजादी के बाद ये पहली घटना थी। इस घटना में पूरा परिवार खत्म हो जाता है और जो घर था, हवेली थी, वो भी कहीं ना कहीं जमींदोज हो जाती है। कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, दोस्त के लिए इतना कड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं साकिर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरी। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है पीलीभीत। पीलीभीत में एक गांव लगता है पिपरी माजरा। ये बात है 18 अगस्त 1986 की। सुबह सुबह का वक्त था जब लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में जाते हुए एक महिला की खून से लथपथ लाश मिल जाती है। लोगों ने ये देखा और देखने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया और गांव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं के बाद देखते क्या है, लोग बताते हैं ये तो भजन कौर हैं और इनके पति का नाम तो करण सिंह है, इनका घर तो बिल्कुल पास में ही है। इस तरह की बात देखते ही देखते खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है। जब पुलिस मौके पर आ जाती है तो पुलिस तुरंत ही इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार उस महिला का घर बहुत ही कम दूरी पर था, बहुत चंद सी दूरी पर। एक बड़ी सी हवेली होती है खेतों के बीचा बीच में बनी हुई। पुलिस उस घर के अंदर प्रवेश करती है तो पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उस घर के अंदर 11 लाशें पड़ी हुई थीं। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो आसपास के लोगों ने बताया कि जो इस घर का मुखिया है वो इन लाशों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि घर का मुखिया आखिरकार कहाँ है और कहाँ हो सकता है, तो पता चलता है कि वो ट्यूबवेल पर ही सोता है। घर से कुछ ही फासले पर ट्यूबवेल है। जब पुलिस और गांव वाले लोग ट्यूबवेल पर पहुंचते हैं तो वो जो देखते हैं उसको देखते ही रह गए, क्योंकि जो घर का मुखिया है वो वहां पर चारपाई पर लेटा हुआ है और ये भी खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस पर धारदार हथियार से बार बार वार किया हो। को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे ही वहां लोग पहुंचते हैं, वहां पे जो झाड़ियां हैं
उनमें से कुछ आहट की आवाज आ रही। जैसे ही आहट की आवाज आई, गांव वालों ने तुरंत पुलिस को इशारा किया। पुलिस को इशारा करने के बाद पता चलता है कि इसी घर का, इसी खानदान का एक बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 11 से 12 साल तक रही होगी। नाम उसका परमजीत सिंह होता है और वो परमजीत सिंह डरा हुआ था, सहमा हुआ था, थर-थर कांप रहा था। लोगों ने उसे अपने पास बुलाया, दुलारा, पुचकारा और पुलिस ने अपने पास बिठाया और कुछ खिलाया पिलाया। उससे फिर बातचीत करना शुरू किया। बातचीत करने के दौरान उससे पूछा जाता है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। पुलिस बाद में फिर से घर जाती है और फिर दोबारा से घर की तलाशी लेती है, क्योंकि इस घर की एक बेटी होती है जिसका नाम वीरा होता है, वीरा कौर, जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होती है। लेकिन वो मौके पर नहीं थी, वो लाशों के ढेर में नहीं थी। आखिरकार जब उसको ढूंढा जाता है तो घर में वो छुपी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था उसको भी किसी धारदार हथियार से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन उसको जिस जगह पर चोटें आई थी उस जगह को उसने चुनरी से बांध रखा था ताकि उसका ब्लड ना बहे। आखिरकार जब पुलिस ने उस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तब कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। दरअसल इस घर का जो मुखिया है नजीर सिंह है। नजीर सिंह के 4 बच्चे होते हैं, 4 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम मान सिंह होता है, उसकी पत्नी का नाम सीता होता है। दूसरे बेटे का नाम करम सिंह होता है, पत्नी का नाम भजन कौर होता है। तीसरे बेटे का नाम बलविंद्र सिंह होता है और उसकी पत्नी का नाम दलजीत कौर होता है। चौथा बेटा है, उसका नाम गुरमीत सिंह है और उसकी पत्नी का नाम दलवी कौर होता है। और जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है तो जो बलविंद्र सिंह है वो भी उस वक्त मौके पर नहीं था और उसकी पत्नी दलजीत सिंह भी मौके पर नहीं थी। आखिरकार जब ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है तो खबर पहुंच जाती है बलविंद्र सिंह के पास भी और दलजीत कौर के पास भी। जिस रात ये घटना होती है उससे एक दिन पहले दलजीत कौर अपने पति को लेकर मायके चली जाती है, लेकिन गुरमीत का अता पता नहीं चल रहा था। जो चौथे नंबर का बेटा होता है तो बलविंद्र सिंह के माध्यम से उसका पता चलता है कि 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद ही उसका जो दोस्त है लखी सिंह का उसकी पत्नी के साथ चक्कर चल रहा था। वो उसके घर में आया जाया करता था, रात भर रुकता था। जब घर वालों ने ये सब देखा तो घर वालों ने इस बात पर विरोध किया, ऐतराज जताया। लेकिन जो गुरमीत था उसका पति, घर वाले विरोध करते थे लेकिन वो उसको दरकिनार कर दिया करता था। वो कहता था चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे पूरा परिवार नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा दोस्त मेरे घर आएगा। वो जितनी देर चाहेगा उसकी पत्नी से बातचीत करेगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसी बात को लेकर घर में मनमुटाव होने लगता है। फिर जो घर का मुखिया होता है नजीर सिंह, वो एक फैसला लेता है। उसने अपने बेटे गुरमीत से कहा, बेटा अगर तुम्हारा दोस्त इस घर में आएगा तो मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। इसी बीच गुरमीत अपने पिता से जुबान दराजी करता है। फिर पिता उसको एक छोटा सा हिस्सा देता है, फिर कहता है कि अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, अब तुम हमसे अलग हो, अब चाहे तुम अपने दोस्त को दिन रात घर में रखो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये बात गुरमीत सिंह को इतनी नागवार गुजरती है कि गुरमीत सिंह ने ये प्लान ही कर लिया। तो उसके बाद लगभग 1 साल के बाद की ही ये बात है। तारीख आ जाती है 17 या 18 अगस्त 1986। रात के 12 बजे का समय हो रहा होगा। इस घर में एक नौकर भी था, नौकर का नाम जवाहर सिंह होता है। गुरमीत ने अपने नौकर के साथ ही जो उसका खास दोस्त होता है लकी सिंह को लेकर घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही प्रवेश करता है वो ट्यूबवेल पर सबसे पहले जाता है। ट्यूबवेल पर जाने के बाद उसके पिताजी पर तलवारों से वार करना शुरू कर देते हैं। उसको संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों दोस्त मार रहे थे लेकिन इसमें जवाहर कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें वार्निंग दी गई थी अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें भी इसी तरह मार दिया जाएगा। इसलिए जैसा हम तुमसे कहते हैं ठीक वैसे ही करते रहो, यानी इधर उधर पत्थर बरसाते रहो। जैसे जैसे लोग निकल के आते रहेंगे हम उनको अपना निशाना बनाते रहेंगे। यही होता रहा और वो सबसे पहले घर के अंदर एक कमरे में जाते हैं। वहां जाने के बाद जो सबसे बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम मान सिंह है, मान सिंह के पास गुरमीत जाता है और वो तलवार से वार करना शुरू कर देता है और जो मान सिंह की पत्नी होती है लखी उस पर हमला कर देता है। लखी सिंह भी और गुरमीत सिंह भी जो एक के बाद एक तलवार से वार करते जा रहे थे। वार करने के बाद जैसे ही ये पति पत्नी मर जाते हैं और इनके भी टुकड़े हो जाते हैं
अभी इसी बीच में इनके मौके पर जो बच्चे होते हैं, बेटियां और 2 बेटे होते हैं, उनको भी मौके पर ही ये मार देते हैं। जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है उसकी उम्र 3 साल होती है और जो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है उसकी उम्र 9 साल होती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब ये दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जो बड़ी सी हवेली है करम सिंह के पास। करम सिंह को भी ऐसे ही घेरा जाता है, तो भी ऐसे ही मार दिया जाता है। और जो उसकी पत्नी होती है भजन, उसको मौका मिल जाता है। उसको मौका मिलते ही वो खेतों की तरफ दौड़ने लगती है, खेतों की तरफ भाग रही थी। तो इसी बीच उसका पीछा किया जाता है और उसके जो बेटे होते हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। लेकिन जो उनकी बेटी होती है वो किसी तरह से बच जाती है। उसे कुछ गंभीर चोटें आती हैं और वो डर के मारे सहम जाती है और वो कहीं पर छुप जाती है। रात का समय था, उन्हें कुछ साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी बीच जो लड़का होता है परमजीत सिंह, वो अपने दादा के पास खेतों की तरफ भागता हुआ जाता है, दादा को बताने के लिए कि चाचा ने किस तरह से घर में तांडव मचा रखा है। चाचा अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्याओं पे हत्याएं करते चले जा रहे हैं। ये बात बताने के लिए लड़का जब पहुंचता है अपने दादा के पास, तो वो वहां जाकर देखता है कि दादा को तो सबसे पहले ही मारा जा चुका है। वो लड़का अपने दादा को मरा हुआ देखकर इतना डर जाता है, सहम जाता है कि वो पास की झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है। और अगले ही दिन जब भजन कौर की लाश मिलती है, तभी घर के एक एक सदस्य के बारे में पता चलता है। पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार कई दिनों का समय लगता है, ये आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। वो छोटी लड़की बसती है, बताया जाता है वो बुरी तरह घायल हो गई थी, उसकी हाथों की कई उंगलियां भी कट गई थी। फिर उनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया और फिर जो भी लाशें होती हैं उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आखिरकार ये कहानी चलने लगती है, पूरे इलाके में इस कहानी का शोर मच जाता है और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन पर चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगने के बाद निचली अदालत का फैसला आता है और 1992 को जब फैसला आता है तो फैसला आने के दौरान पता चलता है जो लकी सिंह होता है उसको उसी तरह सजाए मौत होती है। अब जो घर का नौकर था जवाहर सिंह, वो बच जाता है और गुरमीत सिंह भी किसी तरीके से बच जाता है। गुरमीत सिंह और इसकी अदालत में जब पेशी हो रही थी तो अदालत ने ये फैसला सुनाया कि जवाहर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है इसमें और इसने अपनी जान बचाने के चक्कर में कुछ नहीं कहा। अगर ये शोर भी मचाता तो गांव तक आवाज नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इसका जो घर था वो खेतों के बीचा बीच में था, इसलिए जवाहर पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। फिर अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। एक व्यक्ति रह गया था जिसका के नाम गुरमीत सिंह है, वो ही इस मामले का पूरा आरोपी पाया गया। गुरमीत सिंह के खिलाफ जवाहर ने फिर उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के बाद अदालत का जो फैसला आया उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन गुरमीत सिंह इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। फिर उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी वही फैसला रहा जो निचली अदालत का था। वहां के जज ने कहा जब तक इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक इसके प्राण न निकल जाएं। लेकिन इसके बाद गुरमीत को फिर से एक और मौका मिलता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डालता है। 28 सितंबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही फैसला माना जाता है जो और अदालतों ने दिया था। उसके बाद उसको राज्यपाल में एक चांस था अपील करने का। फिर वो वहां भी अपील करता है, लेकिन वहां से भी उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। दोस्तों, साल 2014 के बाद इस घटनाक्रम में क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। गुरमीत अभी भी जिंदा है या सलाखों के पीछे है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिसकी वजह से पूरा खेल खेला गया, जिसकी वजह से पूरा मामला खराब हुआ, पत्नी ने अपना हिस्सा ले लिया। ये बताया जाता है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर वो किसी कहीं गांव में अपनी जिंदगी बिता रही है। अब तो खैर उसकी उम्र काफी हो चुकी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।